साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। उत्तर भारत में हिंदी पट्टी में एक कहावत है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। भारत के पड़ोसी देशों में जिस तरह से सशस्त्र क्रांति हो रही है, तख्ता पलट हो रहा है, क्या उसी तरह से भारत में भी सशस्त्र क्रांति होगी, तख्ता पलट होगा? आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे और आपसे चाहेंगे कि अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथियों, भारत के पड़ोसी देशों में सबसे पहले श्रीलंका में सशस्त्र क्रांति हुई, तख्ता पलट हुआ। उसके बाद बांग्लादेश में सशस्त्र क्रांति हुई, तख्ता पलट हुआ और वहां से भागी हुई वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना अभी तक भारत में शरण लिए हुए हैं, अपने देश नहीं जा सकी हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला सशस्त्र क्रांति और तख्ता पलट अभी 2 दिन पहले जो नेपाल में हुआ है। हम समझते हैं कि श्रीलंका से लेकर नेपाल तक जितनी भी क्रांतियां हुई और जितने परिवर्तन हुए, उसमें कई मामलों में समान स्थितियां पाई गई हैं। और जिन परिस्थितियों में इन देशों में, पड़ोसी देशों में क्रांति हुई, सत्ता पलट हुआ, कमोबेश वही परिस्थितियां भारत में मौजूद हैं। भारत में 2011 से जिस तरह से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, उसकी बानगी तो हमें 2016 में ही मिल गई थी, जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जज निकलकर सड़क पर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र समाप्त हो रहा है। लेकिन लोकतंत्र की समाप्ति का नजारा हम उस समय भी देखते हैं जब नए संसद भवन में दक्षिण भारत से मंगाया गया सेंगोल की पूजा अर्चना की जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा, और उस सेंगोल के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साष्टांग पड़ जाते हैं। पूरे संसद भवन में उसे लेकर टहलते हैं, प्रदर्शनी परेड निकालते हैं और एक जगह स्थापित कर देते हैं। सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक होता है, लोकतंत्र के ठीक उलट राजतंत्र होता है। राजशाही राजे रजवाड़ों के समय में जब एक राजा दूसरे राजा अपने उत्तराधिकारी को राजपाट सौंपता था तो सेंगोल भेंट करता था, और उस सेंगोल के प्रति नरेंद्र मोदी के अंदर इतनी सिंपैथी, इतनी सहानुभूति, इतनी श्रद्धा कि उसके सामने साष्टांग पड़ जाते हैं। नरेंद्र मोदी संघ से निकले हैं, आरएसएस के प्रचारक स्वयं सेवक रहे हैं 2014 से पहले, और 2014 में जब चुनाव जीत करके आते हैं, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, तो उनका सबसे बड़ा सार्वजनिक वक्तव्य यही होता है कि हम प्रधानमंत्री बाद में हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक स्वयंसेवक पहले हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा कमोबेश सबको पता है कि लोकतंत्र को राजतंत्र में तब्दील करना, धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, संविधान जिससे देश चल रहा है
उसे खत्म करना और संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करना, यह आरएसएस का एजेंडा है। और इस एजेंडे को लेकर आरएसएस अपनी उम्र 100 साल पूरी कर लिया है। 27 सितंबर को आरएसएस के 100 साल पूरे हो जाएंगे। विजयदशमी के दिन 1925 में आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर को की गई थी। उसके बाद से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो संघ बनाया गया था, हर साल विजयदशमी के दिन अस्त्र शस्त्र की पूजा करता है और अपनी तमाम शाखाओं में अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग देता है और इस देश के अल्पसंख्यकों से नफरत करता है। भारत को हिंदू राष्ट्र पिछले 100 सालों में संघ नहीं बना सका है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र की जड़ें, संविधान की जड़ें इतनी गहराई तक हैं कि एक नहीं 10 आरएसएस के संगठन आ जाए, वह लोकतंत्र को खत्म नहीं कर सकते हैं, संविधान को नहीं हटा सकते हैं। नरेंद्र मोदी संघ से निकले हुए हैं और संघ की विचारधारा को लागू करने के लिए लोकतंत्र के खात्मे का काम शुरू करते हैं। तभी सुप्रीम कोर्ट के 4 जज निकल करके आते हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ आग उगलते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो रहा। उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, संविधान के राज को खत्म करने के लिए, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने के लिए, अल्पसंख्यकों को इस देश से निकाल बाहर करने के लिए कानून बनाते हैं, CAA, NRC जैसे कानून। तो इस तरह से हमारे देश में न तो संविधान सुरक्षित है, न लोकतंत्र सुरक्षित है और न धर्मनिरपेक्ष भारत सुरक्षित है। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान जो राग अलापा था भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने कि हम संविधान खत्म कर देंगे, ओबीसी SC ST के कान खड़े हो गए और राहुल गांधी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना करके जनता के बीच, ओबीसी SC ST के बीच उतरे। तो 303 सांसदों वाली, जी हाँ, 2019 में नरेंद्र मोदी की पार्टी को 303 सीटें मिली थी। उन 303 सीटों वाली पार्टी को इस देश की जनता ने, ओबीसी SC ST के मतदाताओं ने 240 पर समेट दिया। उसके बाद से नरेंद्र मोदी संविधान के खिलाफ सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दे रहे, संघ भी बयान नहीं दे रहा, क्योंकि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि वह 40-50 वर्षों तक प्रधानमंत्री बने रहें। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक ही व्यक्ति 40-50 साल तक प्रधानमंत्री बना रहे और एक ही पार्टी 40-50 वर्षों तक देश को चलाती रहे। संविधान ने विपक्ष की भी व्यवस्था किया है और विपक्ष को भी अधिकार प्रदान किया है। ऐसे में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, JP नड्डा, योगी आदित्यनाथ की सोच अगर है कि 40-50 सालों तक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। यह बयान ही अपने आप में देशद्रोही, संविधान विरोधी बयान है। इसके खिलाफ तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर 40-50 सालों का राग अलापने के वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सामने बिछ गया है। जिस तरह से अयोध्या के फैसले आए और
उसके बाद अनेकों फैसले आए। उसके आधार पर तो यही कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कभी स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी चुनाव के दौरान हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने के लिए हेट स्पीच देते हैं, विपक्ष को मुजरा करने वाली तवायफ कहते हैं, और कर्नाटक में जय बजरंग बली के नारे लगाते हैं, पब्लिक से लगवाते हैं, और यहां तक कहते हैं कि जब ईवीएम की बटन दबाइए, वोट दीजिए, तो बोलिए जय बजरंग बली। उसी समय चुनाव आयोग को संज्ञान लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही निर्मित किया गया है, चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के द्वारा निर्मित किया गया है, इसलिए चुनाव आयोग से ऐसी उम्मीद करना कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई करेगा, बेईमानी होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, नहीं लिया। भारत में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं, यह सबको पता है। संविधान को बदलने के लिए, हटाने के लिए भी 2/3 बहुमत संसद में होना चाहिए, और 2/3 बहुमत राज्यों से मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, और जिस समय इनके पास 303 सीटें थी, उस समय भी 2/3 का आंकड़ा नहीं बन पाया था। 303 सीटें, 2/3 का आंकड़ा 360 से 70 के बीच जाकर के ठहरता है, और इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को अब कभी नहीं मिल सकती हैं। वह समय अलग था कि 1984 में कांग्रेस को 414 सीटें मिली थी। अगर कांग्रेस की जगह उस समय भारतीय जनता पार्टी होती, तो यह देश कब का हिंदू राष्ट्र बन गया होता, संविधान का राज खत्म कर दिया जाता, मनुस्मृति का राज शुरू कर दिया जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर लोकतंत्र को खत्म करने के लिए कवायद कर रहे हैं, तो यह कवायद कभी पूरी नहीं होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र का तीसरा और महत्वपूर्ण स्तंभ है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में जिस तरह से पारदर्शिता नहीं होती है, कॉलेजियम तक को प्रभावित वर्तमान सरकार कर रही है, और अभी अभी जितने नए जज चुन करके आए हैं, उसमें अधिकांश गुजरात के हैं, और गुजरात के जजों की संख्या, जो पुराने जज हैं, उसमें भी हर राज्यों की अपेक्षा कहीं ज़्यादा पहले से थी। यानी गुजरात लॉबी का कब्जा सुप्रीम कोर्ट पर पूरी तरह से हो गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद करना हम समझते हैं कि बेईमानी है। जिस तरह से आरएसएस के एजेंडे मनुस्मृति को संविधान की जगह रिप्लेस करने का एजेंडा है, इस एजेंडे को संघ चाहता है कि जल्द से जल्द लागू किया जाए। 2014 से ही संघ उम्मीद पाले बैठा है कि मनुस्मृति को खत्म किया जाए, संविधान को मनुस्मृति को लागू किया जाए, संविधान को खत्म किया जाए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। लेकिन इस उम्मीद पर नरेंद्र मोदी खरे नहीं उतरे, तो नरेंद्र मोदी से ही संघ घमासान करने लगा। आए दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान संघ के खिलाफ होते हैं, और संघ के बयान मोदी और बीजेपी के खिलाफ होते हैं। फिलहाल अभी सुलह की स्थिति
दिखाई दे रही है, लेकिन जो दिखाई देता है वह सही नहीं होता है। आरएसएस और बीजेपी के संदर्भ में अंदरूनी घमासान अभी भी चल रहा है, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने संघ को साधने की कोशिश किया है, संघ के सामने बिछ गए हैं। उन्होंने 15 अगस्त 2025 को पहली बार संघ को लाल किले की प्राचीर से याद किया और संघ को एक बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ कहा, और उस एनजीओ की भूरी भूरी सराहना किया। अभी अभी 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने देश के सारे अखबारों में, हिंदी के, अंग्रेजी के, क्षेत्रीय अखबारों में एक लेख लिखा जिसमें संघ की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। तो जाहिर है कि नरेंद्र मोदी संघ के सामने बिछ गए हैं और संघ के इरादे और संघ के एजेंडे को लागू करने के लिए लगता है कि मन बना लिए हैं। और अगर संघ के एजेंडे को लागू करेंगे, जैसे धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहेंगे, संविधान के राज को खत्म करके संविधान को हटाना चाहेंगे, मनुस्मृति को लागू करना चाहेंगे, तो वही होगा जो श्रीलंका में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ और जो नेपाल में हो रहा है। सशस्त्र क्रांति, जन क्रांति और तख्ता पलट। ओबीसी, एससी, एसटी के मतदाताओं ने पहले ही एक झटका संविधान हटाने के मामले पर दे दिया है, लेकिन जब संविधान को हटाने की बात फिर से करेंगे, आरएसएस के एजेंडे को लागू करेंगे, तो अब की बार ओबीसी, एससी, एसटी के मतदाता ऐसा सबक सिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी फिर से 1980 से लेकर 90 के दशक तक जिस तरह से राजनीतिक बियाबान में इसका अस्तित्व नहीं दिखाई दे रहा था, उसी तरफ भारतीय जनता पार्टी उसी तरह से लुप्त हो जाएगी। सशस्त्र क्रांति की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस को खुश करने के लिए, कट्टरपंथी हिंदू संगठनों को खुश करने के लिए, आरएसएस के एजेंडे को लागू करने के लिए, धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, संविधान का राज खत्म करके संविधान को हटाने और मनुस्मृति को लागू करने का काम करेंगे। इस देश की साझा संस्कृति को तहस नहस करेंगे, तो इस देश के मतदाता तो जवाब देंगे ही, बल्कि वह अगर चुनाव आयोग की वजह से गलत परिणाम आते हैं, मतदाता जो वोट देंगे, चुनाव आयोग उन्हें हरा सकता है वो ईवीएम में गड़बड़ी करके। तो ऐसे में फिर सशस्त्र क्रांति ही एक रास्ता रह जाएगा, जिससे कि धर्मनिरपेक्ष भारत की रक्षा की जा सके, संविधान की रक्षा की जा सके, लोकतंत्र की रक्षा की जा सके और इस देश की वैविध्यपूर्ण साझा संस्कृति की रक्षा की जा सके। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।